हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी मुख्य जो पार्टियां हरियाणा की उनकी नज़र है खास वोट बैंक पे, यानी कि दलित वोट बैंक पे, जिनकी संख्या करीब 22% बताई जाती है हरियाणा में। चाहे भाजपा हो, वो दलित सम्मेलन कर रही है पूरे हरियाणा में घूम घूम के। आप बात करेंगे इनेलो की, तो इनेलो ने बसपा से गठबंधन कर रखा है दिखाने के लिए कि वो दलित के साथ हैं, दलित समाज के साथ हैं। हाल में ही आप देखिए जेजेपी, उनके नेता दुष्यंत चौटाला ने आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्षों की लंबी सूची है, चाहे अभी वो उदय भान हो, उससे पहले चाहे कुमारी शैलजा रही हो, सभी दलित समाज से आते हैं। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन कितना कामयाब होगा ये तो विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को तब पता चलेगा। मगर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्यों इस वोट बैंक पे इतना फोकस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ साथी हमारे कबूल जी, सबकी नज़र हरियाणा में फिलहाल दलित वोट बैंक पे है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई एक छत्र नेता नहीं है, एक छत्र पार्टी नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी है, वैसे हरियाणा में दलित या दलित समाज से जुड़ी कोई सी खास पार्टी नहीं है। तो सबकी नज़र इस वक्त दलित वोट बैंक पे है। कौन क्या कर रहा है, थोड़ा समझाइए, बताइए क्यों दलित वोट बैंक इतना ज़रूरी हो गया इस बार चुनाव में। निश्चित तौर पे आपने जैसे कही कि उत्तर प्रदेश की तरह या बिहार की तरह हरियाणा में कोई दलित राजनीति स्टेब्लिश नहीं हो पाई। दलित एक तरह से वोट बैंक की तरह है हरियाणा में, जैसे बाकी राज्यों में पंजाब की तरह वहाँ वो उसी तरह का वोटिंग करता है। कभी वो अलग अलग दलों के साथ बढ़ता है, कभी कांग्रेस के साथ गया, कभी बीजेपी के साथ गया, कभी इनेलो के साथ गया जी। और क्योंकि ये जाट के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है और 22% जो दलित हैं उनके लिए महज 17 सीटें भले ही रिजर्व हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो करीब जो है हरियाणा की 35 विधानसभा सीटों की है। जो 35 विधानसभा सीटें यानी कि जीत हार की भूमिका में दलितों की बहुत अहम भूमिका है। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो गैर जाट वोटों पे रही है जी। और खासतौर से जब से गैर जाट वोट पे बीजेपी ने अपना फोकस किया है तभी से कांग्रेस ने दलित पॉलिटिक्स पे लौटी है। जी, बिल्कुल। जाट के साथ वो दलित का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जो है तब से कोशिश हरियाणा में कांग्रेस कर रही है। आपको याद होगा कि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कुमारी शैलजा बनी है, उसके बाद उदय भान। यानी कि कांग्रेस में लगातार पिछले अगर देखा जाए तो 10-12 सालों से जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान है वो एक दलित समुदाय के पास है। चेहरा वहाँ जाट है, जाट और दलित कॉम्बिनेशन मिला के यानी कि करीब 28 से 30% जो है वो जाट है और 20 से 22% के पास में जो दलित है, यानी कि 50% का एक वोट बैंक जो है वो कांग्रेस तैयार कर रही है और इसकी कोशिश वो कभी हो रही है। आप देखेंगे पिछले चुनाव में हम देखें तो शैलजा और हुड्डा की जोड़ी जो है काफी कारगर साबित हुई जी, जो कांग्रेस बिल्कुल चुनाव से बाहर मानी जा रही थी और बीजेपी के लिए आकलन था कि 75+ का नारा था, 80 सीट मानी जा रही थी 90 में, वो आके रुक गए 40 पे और 31 सीटें कांग्रेस लाई। यानी बहुमत से बीजेपी दूर हो गई जी। वहीं से कांग्रेस की तरफ जो है दलितों का रुझान बढ़ा है और कांग्रेस का फोकस और भी ज्यादा तेजी से दलित वोटों पे केंद्रित हुआ है। तो आप दिखता है उसके बाद उदय भान बनने के बाद जो लोकसभा चुनाव होता है, चुनाव में जो दोनों सुरक्षित सीटें होती हैं सिरसा अंबाला, दोनों जो है बीजेपी हार जाती है और दलित वोटों के खिसकने से बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हो जाता है। तो यानी कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिलती है जाट और दलित कॉम्बिनेशन से। तो अब कांग्रेस उसी कोशिश में है कि हम जाट और दलित के साथ मुस्लिम बना लेते हैं, 50 से 60% के एक वोट बैंक का पॉकेट बन जाएगा जहां पे उसकी जीत का आधार बन जाएगा। इसी में कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है और खासतौर से लोकसभा चुनाव में जो उसको झटका लगा है उसने बीजेपी को दोबारा से दलित वोटों पे लौटने के साथ, यानी गैर जाट पे ही आधारित है लेकिन दलितों पे कुछ खास फोकस कर रही है। आप देखिए कि उसने अलग अलग समुदाय, किसी के लिए कोई अभियान नहीं चलाया, लेकिन जाट मतलब दलित वोटों को साधने के दलित सम्मेलन हो रहा है, बाकायदा सम्मेलन हो रहे हैं जहां पे उसका नाम ही रखा गया है जो मनोहर लाल का परिवार, यानी कि मनोहर लाल क्योंकि लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो उनके चेहरे को आगे करके जो दलित वोट है उसको साधने की कवायद की जा रही है, जिसमें तमाम दलितों से जुड़े जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बताया जा रहा है। दूसरी तरफ यह कि जो खास तौर से एक नैरेटिव संविधान को लेके बना था जो कि लोकसभा चुनाव में काफी कारगर साबित हुआ विपक्ष के लिए और जिस तरह से आप देखेंगे तो वहां पे खास तौर से कि जो संविधान नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए भी इसके जरिए घर घर एक लोटा लेके जाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है, तो जो दलित समुदाय की महिलाएं हैं उसको भी। तो बीजेपी अकेले जरूर लड़ रही है लेकिन वो कास्ट कम्बिनेशन पर काम कर रही है, खासतौर से जाटों वोटों को छोड़ के बाकी जो
60% वोट है उसको साधने की कोशिश है। उसका भी टारगेट है कि हम 50% से आसपास वोट हासिल करते हैं तभी सत्ता की हैट्रिक लग सकती है। लेकिन क्योंकि लगातार 10 साल से सत्ता में है तो कई चीजें उनके खिलाफ भी हैं, जी, जाहिर सत्ता सी विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है, वो चीजें बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन दलित वोटों को लेके जो एक नैरेटिव अपोजिशन का उसको काउंटर करने की बिल्कुल, ये कोशिश हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की बात हो गई कि बात हो दोनों अपना नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है कि जो गैर जाट वोट है उसको इकट्ठा करें और दलित साथ में ले आए, वैसे ही कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि भाई जाट वोट बैंक साथ में मुस्लिम वोट बैंक साथ मिल जाए, उसके साथ में हमको दलित मिल जाए मिल तो हम जाए। जीत जाएंगे। हाँ। मगर दो गठबंधन भी हुए हैं, निश्चित है तौर ना, पे, हाल हाँ। में बसपा का हुआ है इनेलो से और जेजेपी। जो आजाद समाज पार्टी का हुआ है जेजेपी से। इन दो गठबंधनों के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आपने बहुत अहम बात कही है। हरियाणा में जो खास तौर से दो गठबंधन हैं उसमें एक जेजेपी और इनेलो, दो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जी, दोनों दोनों ही चौटाला परिवार के सियासी वजूद बचाने का उनके लिए इस चुनाव है। और वो खास तौर से लगातार जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, कांग्रेस की तरफ जाटों का झुकाव बढ़ा है, उसमें इनेलो की राजनीति पे पहला संकट आया और वो टूट के जब दो हिस्सों में बटी तो जो खास तौर से इनेलो है वो पूरी तरह से पिछले चुनाव हमने देखा कि हाशिए पे चली गई। बिल्कुल 2% से आसपास इनेलो रुक गई। वहीं जो इन चौटाला परिवार से टूटते हैं दुष्यंत चौटाला जो उनके भतीजे हैं वो जेजेपी गठन करते हैं, अजय दुष्यंत चौटाला। चौटाला। हाँ, अजय चौटाला और बाप बेटे मिलके, और वो पिछले चुनाव में किंग मेकर के तौर पे बन के बिल्कुल, उभरते हैं जी। और वो सरकार में शामिल होते हैं। 14.5% से ज्यादा वोट मिलता है। 14.5% वोट मिलता है। लेकिन जो 10 सीटों के साथ किंग मेकर बनते हैं इस चुनाव में उनके लिए अपने सियासी वजूद बचाने का सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि और इसका एक नज़ारा हमको लोकसभा चुनाव के नतीजे में देखने को मिल भी गया, जहां 1% से भी कम वोट मिला कम है वोट जेजेपी मिला को। है जेजेपी को। तो ये चुनाव जेजेपी, तो दोनों जो खास तौर से चौटाला परिवार के की पार्टियां हैं, दोनों के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा है। और ऐसे में उनको लग रहा है कि वो अगर दलित वोटों के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना ले जाएंगे तो अपने सियासी वजूद को कम से कम बचाने में सफल हो जाएंगे। जी। तो जेजेपी ने खासतौर से पहले इनेलो ने बसपा के साथ अपना अलायंस किया और अलायंस करने के बाद आपने देखा होगा कि आकाश आना जिसमें 53 और 37 सीटों का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बन गया, है जी। कि इनेलो 53 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 37 सीटों पे बस बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और वहां की चुनावी कमान जो है आकाश आनंद के हाथ में जी। है। आकाश आनंद लगातार और अभय चौटाला दोनों मिलके 10-12 रैलियां कर चुके हैं। उनका एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मैं जो आप ये सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ इसकी शुभ खबर कि आकाश आनंद को जो 37 सीटें मिली हुई हैं बहुजन समाज पार्टी को, हर सीट पे हर बूथ पे आकाश आनंद जाने वाले हैं और जिस बूथ पे जाएंगे हर बूथ पे 2 यूथ यानी कि तुरंत वहीं पे वो अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अच्छा, ये एक नया अभियान ऑन द स्पॉट तय होगा, ऑन द स्पॉट हर बूथ पे वो जाएंगे और दलितों को जाके खास तौर से जहां दलित बहुल हैं वहां जाके वो बूथ अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। उन्होंने ये फोकस किया है जो अभी मुझे लगता है 2-4 दिन में उसकी तारीख तय होनी है। आज वो तय हो जाएगी तो किस दिन से वो शुरू करने जा रहे हैं तो एक नया चीज वो दिखेगी। यानी कि दलित वोटों को लेके बसपा सीरियस है। बसपा को पिछली बार 4.5% के आसपास वोट मिला था और 2.5% के आसपास इनेलो का वोट है। तो 6.5% के पॉकेट पे ये वोट बैंक है। इनकी कोशिश यही है कि हम इतनी सीटें दोनों जीत जाएं कि हमारे बिना किसी भी की सरकार। हालांकि पिछली बार चुनाव में सिर्फ एक सीट इनेलो की आई थी जो कि अभय चौटाला जीते थे। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे कोशिश हो रही, स्थितियां बदली हैं। जहां पिछली बार चौटाला परिवार टूटने से दुष्यंत चौटाला की तरफ इनेलो का वोट शिफ्ट हुआ था, वो वोट में को लग रहा है अभय चौटाला को वोट हमारी तरफ लौटेगा क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जेजेपी से ज्यादा इनेलो को वोट मिला है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि हमारी वापसी हो सकती है। यही वजह है कि दोनों मिलकर एक जमीन पे काम कर रहे हैं। लेकिन कितना इफेक्ट डालते हैं, आकाश आनंद पहले चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने SC/ST एक्ट जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको ज्यादातर तेवर कर रहे हैं। आकाश आनंद के लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आकाश आनंद वहां से जिताते हैं, दलितों के बीच में अपने आप को करते हैं, तब उनको एक चेहरे के तौर पे स्टेब्लिश हो सकते हैं। बसपा का भविष्य देखा जा रहा है, मायावती के सियासी वारिस के तौर पे देखा जा रहा है। तो उनके लिए भी ये चुनाव अपने वजूद बचाने के चुनाव है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर की, जो ताजा लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद से भाई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ी कि चलिए आप चुनाव भी जीत सकते हैं। उससे पहले तक तो क्या था कि कहीं दलित से जुड़ी कोई घटना हुई वहाँ पहुँच जाना, धरना प्रदर्शन, इस तरह की बात, तो वो आदमी उतना सीरियस लेता नहीं था। पर जब से वो सांसद बने लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया है। आजाद समाज पार्टी का विस्तार भी आप देख रहे हैं हो रहा है और हरियाणा में पहुँचे हैं। कितना हरियाणा की जनता उनको सीरियस लेने वाली है? निश्चित तौर पे देखिए, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक दलित नेता के तौर पे चंद्रशेखर उभरे हैं। उनकी चर्चा के वो केंद्र में आए हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ पे दलित वोटों को लेके एक लगातार सेंधमारी है, क्या चंद्रशेखर जो नगीना सीट से जीत के आए हैं, क्या वो दलितों के बीच में स्वीकार हो पाएंगे? अगर मैं बात कहूं तो चंद्रशेखर को जो राजनीतिक तौर पे बल मिला, या जो पहले उनकी जो भीम आर्मी बनी, उसका जो अभियान बना, उसमें हरियाणा के यूथ नेताओं की बहुत बड़ी योगदान रही जी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर का कद बढ़ता गया, वो लोग पीछे छूटते गए, वो चंद्रशेखर के खिलाफ है। अच्छा। अब हरियाणा में जिन लोगों को सहारे चंद्रशेखर खड़े होते थे, वो तो खिलाफ हैं, लेकिन जो समाज है, खासतौर से रविदासी समुदाय, वो बसपा का भी उसी पे क्लेम है, कांग्रेस का भी उसी पे क्लेम है, और चंद्रशेखर का भी उसी पे क्लेम है। तो वही वोट है जो 70% दलित वोट है, उसको सब अपने साथ लेने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुष्यंत के साथ गए हैं, दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ रहे हैं, और उनके ऊपर एक बीजेपी के साथ रहने का जो आरोप है, दंश है, जिसके लिए वो बार बार सफाई दे रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। तो चंद्रशेखर के साथ मुझे लगता है, चंद्रशेखर जो अभी तक मायावती जिस चीज का आरोप उत्तर प्रदेश में झेल रही है बीजेपी की बी टीम का, वो चंद्रशेखर के साथ भी यहाँ पे कई लोग चंद्रशेखर जो समर्थक है वो इस बात से नाराज हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए दूसरे के साथ, उनको अकेले लड़ना चाहिए था। लेकिन चंद्रशेखर को लग रहा है कि जहाँ पर उनको राजनीतिक तौर पे कोई सहारा नहीं दे रहा, कोई अलायंस उनको इंडिया गठबंधन में नहीं रख रहा है, तो ऐसे में जो डूबते को अगर तिनका भी मिल जाए तो वो भी लगता है। तो उनको लग रहा है, क्योंकि अभी नई पार्टी बनी है, उसको लग रहा है हम जितना विस्तार कर ले जाए, अपना पैर पसार ले जाए, तो वो मुझे लगता है, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे राजस्थान में चुनाव लड़ने गए थे, हनुमान बेनीवाल के साथ, उन्होंने अलायंस किया था, यहाँ दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने अलायंस किया। तो जहाँ पे जो कोई सहारा उनके लिए बन रहा है, उसके वो हाथ थाम ले रहे हैं, क्योंकि वो उसी तरह के फार्मूले पे चल रहे हैं जैसे कभी काशीराम चला करते थे। लेकिन क्या काशीराम की विचारों पे, काशीराम की विरासत बसपा के साथ है, तो क्या बसपा के साथ होने पे जो दलित वोट बसपा के साथ है, वो क्या चंद्रशेखर के साथ उतनी साथ जाएगा? और दुष्यंत की जो विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा है, वो चंद्रशेखर के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। आपने कांशीराम का नाम लिया, कांशीराम की पॉलिसी थी भी कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। निश्चित तौर पे मुझे लगता है इसी पॉलिसी में चंद्रशेखर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर चल रहे हैं, लेकिन जो देखिए, चंद्रशेखर के लिए तब ज्यादा स्पेस बन सकता था जब बसपा मैदान में ना होती। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर के अभी भी दलितों का एक बड़ा तबके का झुकाव बसपा के साथ है, उसका कैडर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बाहर की राज्य हो, वहां पे ज्यादातर है। हमने राजस्थान में भी देखा है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार हरियाणा में जिस तरह से दलित वोटों को लेके तमाम राजनीतिक दलों की नजर है, उसमें दलित वोटों में बिखराव 100% तय माना जा रहा है। ये बिखराव ही राजस्थान हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ तय करेगा कि ये बिखराव कितना होता है। क्या लोकसभा चुनाव की तरह दलित वोट एकजुट रहेगा? अगर दलित वोट एकजुट रहता है और कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान काम करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा दांव आता है, शैलजा की रणनीति और उदय भान का दांव कामयाब आता है, तो कांग्रेस कामयाब होगी। अगर बीजेपी का यह है कि जो अपोजिशन का वोट है, दलित वोट में बिखराव, या बसपा, इनेलो और जेजेपी आजाद समाज पार्टी, ये अगर दलितों वोट को कुछ हासिल करने, मतलब अपने पास लाने में सफल रहते हैं, तो जो खासतौर से सत्ता की वापसी का मतलब 10 साल बाद वनवास की उम्मीद दिख रही है कांग्रेस को, उस पर ग्रहण लग सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हरियाणा में फिलहाल सभी पार्टियों की नज़र दलित वोट बैंक पे है। सभी अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, कौन कितना कामयाब होता है ये देखने वाला होगा। दो गठबंधन जो हमने आपको बताया, उनका भी खासतौर पर टेस्ट है, बसपा का, एएसपी का भी टेस्ट है कि वो कितना कामयाब होते हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस जो दो खास तौर पे की प्लेयर्स हैं चुनाव में, अगर देखा जाए, चुनाव के हिसाब से देखा जाए, तो उनका क्या होता है, कौन कितना कामयाब होता है, ये तो जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को तब पता चलेगा। बाकी हम लगातार हरियाणा चुनाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी हमको अपडेट्स मिल रहे हैं आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।